तो शुरुआत में मेरे परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया, तो इस करके मैंने उस वक्त अपना जो है घर भी छोड़ दिया। लेकिन आपके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कि आप ऐसे बच्चों को शिक्षित करेंगे। अब 35 बच्चों को कॉलेज की किताबें देना यानी लगभग 35,000 रुपये की किताबें देना बड़ा मुश्किल काम था। इस रद्दी को मैं शिक्षा का माध्यम बनाऊंगा और वहां से इसकी जो है शुरुआत हुई। फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें व स्टेशनरी का सामान पहुंचाते हैं। जब आप किसी के घर से किताबें लेके आता है तो आपके दोस्त रिश्तेदार पहले टारगेट करते हैं। जैसे अभी हमने बैल दबाई, बैल दबाते हम थोड़ा सा आगे होने की कोशिश करते हैं दरवाजे में, तो एकदम दरवाजा मुंह पे भी लगता है। एकम टीवी देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਮੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਰੱਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕਮ टीवी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत स्वागत है जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी मुहिम को आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं। ਜੀ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? देखिए, 2016 में मैंने अपनी जेबीटी कंप्लीट की। जेबीटी एक प्राइमरी टीचर का कोर्स होता है। जेबीटी करने के बाद आप 5वीं तक के अध्यापक लग सकते हैं। तो जेबीटी होने के बाद मेरी ट्रेनिंग हरियाणा के गांव में लगी, तो वहाँ जाकर मैंने जो है छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो वहाँ की जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी, जब मैं बच्चों को रोज़ पढ़ा रहा हूँ और अगले दिन उनको काम दे रहा हूँ और मुझे पता लग रहा है कि बच्चों के पास बेसिक चीज़ें नहीं हैं। बेसिक चीज़ें आपकी नोटबुक है, आपका पेन है, आपकी पेंसिल है। तो मुझे लगा कि जब बच्चों के पास बेसिक चीज़ें नहीं हैं तो सरकारी स्कूल के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो है मेरी वो इंटर्नशिप ख़त्म हुई। वहाँ से मैं वापस चंडीगढ़ आया। चंडीगढ़ आके अपनी फैमिली के पास, तो मैंने अपनी फैमिली से इस बारे में बात की। तो मेरे परिवार वालों ने कहा कि ये तो अच्छी बात है कि आप ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कि आप ऐसे बच्चों को शिक्षित करेंगे। फिर वो चीज़ मेरे दिमाग पे बड़ी भारी रही, मुझे बार बार वही चीज़ याद आती थी। तो कहते हैं जब आप एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं तो कोई ना कोई जो है आइडिया आपके दिमाग में आता है। तो मेरी पढ़ी हुई किताबें थी, मेरे स्टेशनरी का सामान था। मैंने देखा कि मेरी जो किताबें हैं वो मैं किसी दूसरे को दे सकता हूँ, और मेरी जो नोटबुक है जो आधी भरी है आधी खाली है, अगर उसमें से मैं खाली पेज निकाल लूँ तो एक न्यू नोटबुक बना सकता हूँ। उसी तरीके से मेरा पेन है, पेन की रिफ़िल ख़त्म हो जाती है तो उसकी रिफ़िल निकाल के हम नई रिफ़िल डाल सकते हैं। यानी 50 पैसे में हम 5 रुपये का पेन तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे दिमाग में आया कि मेरे घर में जो ये रद्दी है, इस रद्दी को मैं शिक्षा का माध्यम बनाऊंगा, और वहाँ से इसकी जो है शुरुआत हुई। और आज 3 साल हो चुके हैं और आज हम चंडीगढ़ के सभी कॉलेजों में, ट्राई सिटी के कुछ स्कूलों में और चंडीगढ़ के स्कूलों में स्लम एरिया में फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें व स्टेशनरी का सामान पहुंचाते हैं। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦੇਵੋਗੇ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? देखिए, जितना आसान मैंने इसको सोचा था कि मैं लोगों से किताबें लूँगा और वो किताबें लेके मैं किसी ज़रूरतमंद बच्चों को दूँगा, तो जितना सोचना आसान था उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल था। जी। जब मैंने पहली बार मुझे याद है कि जनवरी 2017 में मैं एक कॉलेज में गया, और कॉलेज में गया तो वहाँ के जो है प्रिंसिपल से मैंने परमिशन ली कि आपके कॉलेज के जितने भी जो बच्चे हैं उन बच्चों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में किताबें दूंगा। तो प्रिंसिपल ने कहा इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने अवेयरनेस की वहाँ पे कि आप अपनी पुरानी किताबें डोनेट करो, आपको ज़रूरतमंद बच्चों तक हमने पहुँचानी है।
तो उस वक्त मेरे पास 35 बच्चे आए, लेकिन जब पुरानी किताबें की बात करूं तो सिर्फ 3 या 4 ही किताबें आई। अब 35 बच्चों को कॉलेज की किताबें देना यानी लगभग 35,000 रुपये की किताबें देना बड़ा मुश्किल काम था। तो वो मैंने किसी न किसी तरीके से अपने घर वालों से झूठ बोल के उस पैसे का अरेंजमेंट किया। अरेंजमेंट करने के बाद उन तक वो किताबें पहुंचाई, और उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, ये जो तरीका ये सही नहीं है। मतलब कितने दिनों तक मैं घर वालों से पैसे लेके जो इन बच्चों तक किताबें दूंगा। फिर मैंने लोगों के घरों में जाना शुरू किया। मैं डोर टू डोर गया, वहाँ किताबें लेनी मैंने शुरू की। लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा, मेरे साथ लोग जुड़ने लगे। फिर किताबें इकट्ठी हुई तो उनको रखने में बड़ी प्रॉब्लम आई। फिर एक छोटा सा ऑफिस लिया, साथ में मैंने अपनी जॉब भी की, प्राइवेट जॉब की। उसे मैं अर्निंग करता था, ऑफिस का किराया देता था, अगर एक्टिवा पे जो खर्च होता था वो खर्च निकालता था। तो इस तरीके से जो एक्टिवा से किताबें इकट्ठी की, फिर स्कूल कॉलेज तक हम पहुँचे। तो इस तरीके से जो है काफ़िला बढ़ता गया। काफ़ी सोशल मीडिया पे जो है मेरी एक्टिवा के साथ किताबें ले जाते हुए की फ़ोटो वायरल हुई, तो लोगों ने और साथ देना शुरू किया। यहाँ तक कि पंजाब के जो सीएम हैं उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया। तो इस तरह से जो चीज़ें चलती गई और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ नहीं? नहीं, शुरुआत में परिवार ने मुझे जो है कोई सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने, हर परिवार यही चाहता है कि उनका बच्चा पढ़ाई पूरी होती है तो पढ़ाई पूरी होने के बाद जो है नौकरी लगे, उनके सपने पूरे करे। बहुत सी उम्मीदें होती हैं एक परिवार को, लेकिन मैं उस तरीके से मैंने कभी सोचा ही नहीं है। तो शुरुआत में मेरे परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया, तो इस करके मैंने उस वक्त अपना जो है घर भी छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं कि जब धीरे धीरे आप काम करते हो तो घर वालों को लगा कि नहीं, इसकी खुशी इसी चीज़ में है। तो जब मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी बनाई, ये बड़ी एक लाइब्रेरी हमने बनाई, तो वहाँ करीबन 1.5 लाख रुपए की मदद मेरी घर से मुझे मिली। अब भी मुझे जब भी ज़रूरत होती है तो मैं घर वालों से मदद लेता हूँ, मेरा खुद का काम भी चलता है। उसके अलावा भी, क्योंकि कई बार चीज़ें ज़्यादा हमें लोगों को देनी होती हैं तो हमें डोनर नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं घर वाले उस चीज़ में सपोर्ट करते हैं अब। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰੱਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦਾ, ਹਨਾ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। देखिए, रद्दी से शिक्षा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट में आपने जितने भी प्रयोग की गई चीज़ें हैं, जैसे हमारी किताबें हैं, नोटबुक हैं, हमारे खिलौने हैं, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर चुके हैं, यूज़ करने के बाद हमारे किसी काम की नहीं है। किताबों को हम अपने घर के किसी कोने में हम रख देते हैं, हम कहते हैं कि भविष्य में कभी काम आएंगी, लेकिन वो कभी काम नहीं आती हैं। उन पर धूल जमी होती है, कई साल बाद उनको निकालते हैं, फिर उनको रद्दी में बेचते हैं। इससे अच्छा कि पढ़ने के बाद इन चीज़ों को जो है ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि जो एक हमारे समाज का एक ऐसा तबका जिनको शिक्षित होना बेहद ज़रूरी है, और इन किताबों के माध्यम से हम उनको शिक्षित कर सकते हैं। और रद्दी से शिक्षा कॉन्सेप्ट सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं है। जब हम ज़रूरतमंद लड़कियों को हम किताबें देते हैं तो हम उनके स्कूल जाते हैं, उनके प्रोग्रेस के बारे में पूछते हैं। तो कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो 8th और 9th में होती हैं, तो हम उनसे पूछते हैं तो स्कूल टीचर कहते हैं कि 5-5, 6-6 दिन ये स्कूल नहीं आती हैं। जब एक्चुअल रीज़न हमें पता किया कि ये स्कूल क्यों नहीं आती हैं, तो हमें पता लगा कि मासिक धर्म में, जब मासिक धर्म आता है तो उनके पास पैड नहीं होते, तो उनको लीकेज होने का डर रहता है, तो इस वजह से वो स्कूल नहीं आते हैं। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि ऐसी सभी लड़कियों को जो हम पैड देंगे। जब हम लड़कियों के घर गए तो हमने देखा कि इनकी माताएं भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो आर्थिक रूप से इतनी संपन्न नहीं है। तो उसके बाद हमने सोचा कि इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। फिर हम एक कॉलोनी को अडोप्ट करते हैं। अडोप्ट करने के बाद सर्वे किया जाता है, और जब हमने सर्वे किया तो जो जानकारी हमें मिली बड़ी चौंकाने वाली है कि आज भी महिलाएं जो है पुराना कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, राख का इस्तेमाल करती हैं, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। तो हम उन महिलाओं का डेटा लेके उनको अवेयर करते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी पैड देते हैं, और उनको मतलब रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध कराते हैं किसी किसी को, ताकि वो खुद इनकम जनरेट कर सके और अपना जो पैड जो है खुद खरीद सकें और अपना स्वास्थ्य बेहतर कर सकें। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ? हमारा जैसे कॉलेजों में हम कैंप लगाते हैं, 3 दिन का हमारा कैंप लगता है। इस कैंप में हम हर क्लास में कंपेनिंग करते हैं। कंपेनिंग में हम हर क्लास में ये बोलते हैं कि कोई भी ज़रूरतमंद बच्चा है जिसको किताब चाहिए, जो खरीद नहीं सकता, वो हमारे पास आए। तो उस कैंप में वो अपना नाम रजिस्टर करवाता है। तो पूरी ट्राई सिटी में हमारे वॉलेंटियर हैं,
वॉलेंटियर किसी का हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये ज़रूरतमंद नहीं है, पता लग जाता है चीज़ों का, तो उसका अगर हम सर्वे करते हैं, उसके घर हम जाते हैं, पड़ोसियों से पूछते हैं, अगर वो नीडी होता है तो उसको किताबें देते हैं। अब रही बात स्कूल की, तो स्कूल में टीचर का और स्टूडेंट्स का कनेक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि काफ़ी समय से वो बच्चा पढ़ता आता है। तो वहाँ से हम टीचर से लिस्ट लेते हैं, सर आपके स्कूल में बच्चों की लिस्ट दीजिए जिसे स्टेशनरी की या किताबों की ज़रूरत है। वहाँ से लिस्ट आती है, वहाँ से हम किताबें देते हैं। फिर हम स्लम एरिया में जाते हैं, वहाँ तो सभी नीडी होते हैं, तो स्लम एरिया में भी हम उनका डेटा तैयार करते हैं, डेटा तैयार करके उनको हम किताबें देते हैं। ਜੀ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? नहीं, बिल्कुल हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोगों के घरों से ऐसी किताबें इकट्ठी करते हैं जो पढ़ चुके हैं। जी आप किताब लो, 1 साल लेने के बाद वो किताब आपको वापस करनी है। अगली बार आपको तभी मिलेगी जब वो वापस करेंगे, क्योंकि हम बच्चे को उसमें अच्छी आदत का निर्माण भी तो कर रहे हैं कि जो चीज़ उसको दी गई है वो हमारी नहीं है। हमने अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वो एक डोनर की किताब है, वो हम उससे लेके आए हैं, उधारी ली हमने एक किस्म से देखा जाए तो हम उस बच्चे को दे रहे हैं, तो वो बच्चे की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो वापस करे, ताकि एक ही किताब से हम कई बच्चों को एजुकेट कर सकें। ਜੀ ਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ? हाँ, ऐसा मोस्टली होता है हमारे पास। अगर मान लो कि हमने 100 बच्चों को किताबें दी हैं तो 25 बच्चों की किताबें वापस नहीं आती हैं। 25 बच्चे अपनी किताबों को फाड़ देते हैं या उनकी केयर नहीं करते हैं। लेकिन इस तरीके का हम काम करते हैं तो कुछ तो चैलेंज आते हैं, ये इनसे हमें जो है समझौता करना पड़ता है। लेकिन इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि हम 100 का 100% जो है रिजल्ट दे सकें। ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि जब आप अपने घर से निकलते हैं बाहर तो समाज आपको जो है इतनी चीज़ें बोलता है वो आपको सहन करनी पड़ती हैं। जब आप किसी के घर से किताबें लेके आता है तो आपके दोस्त रिश्तेदार पहले टारगेट करते हैं। वो कहते हैं कि ये किताबें लेके बच्चों को नहीं देनी, ये किताबें कहीं बेचते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, लोगों से पैसे लेके अपना ही कुछ करते हैं। तो ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम किताबें इकट्ठी करते हैं तो डोर टू डोर हमें किताबें इकट्ठी करनी पड़ती है। कई बहुत अच्छे इंसान मिलते हैं, बिठाते हैं अंदर, पानी पिलाते हैं, अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे अभी हमने बैल दबाई, बैल दबाते हम थोड़ा सा आगे होने की कोशिश करते हैं दरवाजे में तो एकदम दरवाज़ा मुंह पे भी लगता है। ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ। तो ये चुनौतियाँ तो चलती रहेंगी। तो ये चुनौतियाँ आखिर हमें क्या सिखाती हैं? हमें मजबूत बनाती हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो चुनौतियाँ आपके पास आएंगी, लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, तो जो उनका जो बोलना है वो एक आलोचना है और आलोचना ही आपको मजबूत बनाता है। आप अंदर से पक जाते हैं, फिर आप बड़ी से बड़ी जो चुनौती है उसको भी पार कर जाते हैं। ਜੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? नहीं, जब मैंने जनवरी 2017 में इसकी स्टार्टिंग की थी तो उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था कि एनजीओ क्या होती है। तो जैसे किताबें हम इकट्ठी करते हैं तो किसी ने हमसे पूछा भी कौन सी संस्था से आए हो, कौन सी एनजीओ से आए हो। फिर हमें पता लगा कि एनजीओ क्या चीज़ होती है। फिर समझदार लोगों से हमने पूछा, फिर उन्होंने बताया कि भाई एनजीओ ये चीज़ होती है, अगर आप काम कर रहे हो तो इस तरीके से। उसके बाद जुलाई 2017 में जो है एनजीओ हमने रजिस्टर करवाया। आज 3 साल 2 महीने हो चुके हैं और आज हम 7 प्रोजेक्ट चलाते हैं हमारे। ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ 7 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? इसमें देखिए, ज़रूरतमंद बच्चों तक हम किताबें पहुंचाते हैं। रद्दी से शिक्षा हमारा प्रोजेक्ट है। रद्दी से शिक्षा प्रोजेक्ट के अलावा ओपन आइज रीडर्स क्लब है। इसमें हमारे पास वो किताबें आती हैं जैसे मोटिवेशनल किताबें हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन की किताबें हैं। इन किताबों को आम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो ये किताबें जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में हम लोगों को देते हैं या अलग अलग सेक्टरों में जाकर लोगों को देते हैं ताकि उनको अवेयर करते हैं, रीडिंग की आदत को हम बढ़ाते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते हैं उन बच्चों के लिए हम किताबें रिकॉर्ड करते हैं। विजन इन डार्क जो है हमारा प्रोग्राम है। एक हमारा प्रोग्राम है नया सवेरा। इसमें ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं या जो सिंगल पेरेंट चाइल्ड हैं, उन बच्चों की हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और उनकी पूरी शिक्षा का खर्च हम उठाते हैं। इसके अलावा एक हमारा प्रोजेक्ट है होप ऑन व्हील्स। एक व्हीकल है, व्हीकल में हमने एक लाइब्रेरी बनाई है। उसके 2 पार्ट हैं। एक साइड हमने लाइब्रेरी बनाई है और दूसरी साइड एक हमने टेलीविज़न लगाया, एलईडी लगाई है। उस एलईडी के माध्यम से स्लम एरिया में जाते हैं और बच्चों को जो है डिजिटल माध्यम से उनको हम सिखाते हैं। और उसी एलईडी की तरफ हमने सैनिटरी पैड भी रखे हुए हैं ताकि जब हम सोसाइटी में जाते हैं
या स्लम एरिया में जाते हैं तो ज़रूरतमंद महिलाओं तक वो पैड हम दे सकें, अवेयरनेस के लिए काम करते हैं। एक हमारा है राइज वुमेन बी पीरियड्स पॉजिटिव। इसमें महिलाओं को जो है मासिक धर्म के प्रति अवेयर किया जाता है, उनको कपड़े वाले पैड बनाने सिखाए जाते हैं और उन्होंने जो है सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो इन प्रोजेक्ट को लेके हम काम कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ पैसा ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ? देखिए, इस चीज़ को सस्टेन रखने के लिए एक तो हमारी टीम है। जैसे ट्राई सिटी में लगभग 150 लोगों की 150-200 लोगों की टीम है जो हमारे डोनर हैं। कोई भी प्रोग्राम में कभी कोई कंट्रीब्यूट कर देता है, कभी कोई कंट्रीब्यूट कर देता है। ये हमने लाइब्रेरी बनाई हुई है, यहाँ पे किताबें हैं, स्टेशनरी का सामान है, इसका रेंट मैं देता हूँ। मेरी खुद की कंसल्टेंसी की सर्विस है, मेरा खुद का टिफ़िन सर्विस है, लेकिन अभी कोरोना में वो चल नहीं रहा टिफ़िन सर्विस, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी कंपनियां बंद हैं। तो जो मेरे खुद के काम है उसे मैं जो है इस ऑफिस का मैं रेंट देता हूँ 13,000 रुपये। बाकी जितने भी जो हमारे प्रोग्राम चलते हैं, हमारे डोनर हैं, हम उनको एक मैसेज कर देते हैं भी इस चीज़ की ज़रूरत है, तो भगवान की दया से जो सारी चीज़ें हमारी ठीक हो जाती हैं। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? बिल्कुल, जो भी हमारे पास पैसा आता है वो हमारी संस्था के अकाउंट में आता है। हमारी संस्था के अकाउंट में पैसा जो आता है, जो भी डोनर पैसा देता है उसकी स्लिप बनाई जाती है। उसी वक्त जैसे ही डोनेशन आता है उसको स्लिप दी जाती है और साथ में हम उस डोनर को ये अथॉरिटी देते हैं कि किसी भी वक्त आके हमारी ऑफिस में आके हमारे पूरे साल में कितनी हमारे पास डोनेशन आई, उसका खर्चा हमने कहाँ किया, जो भी हम खर्च करते हैं हर खर्च का हम बिल लगाते हैं। तो जो खर्च हुआ उसका भी रिकॉर्ड होता है, जो हमारे पास आया उसका भी रिकॉर्ड होता है। साल के लास्ट में हम अपनी संस्था की ITR फिल करते हैं। ITR फिल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम वो ITR हर साल हम देते हैं कि भी हमारी संस्था ने इतना डोनेशन लिया था, इतना हमने खर्च किया, ये हमारा डेटा है, ये आपके पास हम जमा करवाते हैं। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? देखिए, मुख्य मेहमान हमारा वही होता है जो वो सामान हमें उपलब्ध करवाता है। हमारा एक सिंपल सा तरीका है, अगर हमें 200 नोटबुक चाहिए तो हम अपने व्हाट्सएप के ऊपर सभी लोगों के संपर्क सूत्र होते हैं, लोग हमसे संपर्क करते हैं, हम अपने स्टेटस पे लगा देते हैं कि हमें 200 नोटबुक की ज़रूरत है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो हमारे डोनर इतने अच्छे हैं कि वो उसी वक्त यानी घंटे 2 घंटे के अंदर जो है उन सारी चीज़ों का अरेंजमेंट हो जाता है। तो वो जो डोनर जो वो नोटबुक देता है उसको हम उसी टाइम बुलाते हैं, भैया आप आइए, आपने नोटबुक दी हैं, जगह पे आके आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो वही हमारे चीफ गेस्ट होते हैं। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭੇ? देखिए, मेरा रोल मॉडल मेरे दादाजी रहे हैं, श्री सूबेदार कन्हैयालाल बड़सरा जी, जिन्होंने सन 1950 के दशक में 20-30 गांव में स्कूल नहीं होते थे, तो उन्होंने गांव में स्पेशल स्कूल बनवाया और आज उस स्कूल से न जाने कितने बड़े बड़े अधिकारी वहां से पढ़ के निकले हैं जो आज बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं। इसके अलावा APJ अब्दुल कलाम के जीवन से मैं बहुत प्रभावित हूँ और उनके जीवन में जितने भी उनके विचार थे उनको मैं मानता हूँ और उन पे मैं अमल करता हूँ। और मैं यहीं भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम जी ने जितने अच्छे काम किए हैं, मैं उन तक तो नहीं पहुँच सकता, बट उनकी तरह मैं बनने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਢਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ कि नहीं? नहीं, इसमें बहुत बार ऐसा होता है, जैसे बहुत से लोग हमारी तारीफ़ करते हैं कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आपके घर वाले कितने खुश हैं ऐसे बेटे को जन्म दिया। तो एक बार मुझे याद है, कुछ दिन पहले की बात है, मेरे रिश्तेदार ने ये कहा, तो मैंने उनको कहा कि फिर आपके बड़े बेटे क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो वेबसाइट बनाने का काम करते हैं। तो मैंने कहा कि सर, हमारी अगर संस्था की वेबसाइट बन जाए, आपके बेटे हैं, सोशल का कोज काम है, लोगों को ज़्यादा लोगों को पता लगेगा। तो उन्होंने उस वक्त ऐसा जवाब दिया कि मेरे बेटे के पास इतना वक्त नहीं है कि ये फालतू चीज़ों का काम करे। एक पल में मेरी प्रशंसा हुई, दूसरे पल में मैं जो काम कर रहा हूँ उसको फालतू का। तो मतलब जो भगत सिंह हुए, शहीद भगत सिंह है, रानी लक्ष्मीबाई जी हैं, ऐसे लोग चाहते हैं पैदा हों लेकिन अपने घर में ना पैदा हों, दूसरे के घर में पैदा हों। तो ये सोसाइटी का एक माहौल है और अच्छे लोग भी मिलते हैं, तारीफ़ करते हैं। अच्छे लोगों की वजह से तो ये संस्था चल रही है। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? देखिए, जब भी कोई, अब तो आदत होगी इस चीज़ की हमें, पहले जब भी कोई कहता था तो मानसिक रूप से परेशानी आती थी।
जब काम स्टार्ट किया तो मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हुआ। मैं डॉक्टर के पास भी गया, तो डॉक्टर ने मुझे एक बात बताई उस वक्त। उसने मेरे से पूछा कि आप क्या काम करते हैं। मैंने अपना पूरा काम बताया। उसने कहा कि जब आप खाना खाते हो ना, तो उस खाने को पचाने के लिए पाचन तंत्र होता है, वो मजबूत होता है, तभी आप खाना पचता। उसी तरीके से जो लोग आपको जो बातें कहते हैं वो आपके दिमाग के अंदर आती हैं और वो आपसे पचाई नहीं जाती, इसलिए वो आपके दिमाग में घूमती हैं। अगर आपने ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचा तो आप ज़्यादा जी नहीं सकते, आप मानसिक रूप से परेशान हो जाओगे। तो मैं उन डॉक्टर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये चीज़ कही। तो जो लोग अब मुझे जो बातें कहते हैं तो मैं इतनी बॉदर नहीं करता हूँ। मैं उन चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को अपने पास रखता हूँ, बुरी चीज़ें होती हैं उसको साइड में कर देता हूँ। ਜੀ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखिए, मेरा तो एक ही सपना है इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके कि मेरा जीवन इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए समर्पित है कि आने वाले समय में जितनी भी जो झुग्गियाँ बनी हुई हैं, जो लोग रहते हैं अनऑथोराइज कॉलोनी में, जो लोग रहते हैं जिनके पास बेसिक चीज़ें नहीं हैं, उन तक हम पहुँचें, पहुँच के उनका जो जीवन का जो स्तर है हम उसको ऊपर उठाएं और उन लोगों के लिए ऐसा स्कूल बनाएं कि उन लोगों के बच्चों को एजुकेट किया जाए और उन झुग्गियों से किसी मकान की तरफ उनको शिफ्ट किया जाए। और जितनी भी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने मासिक धर्म में सैनिटरी पैड इस्तेमाल नहीं कर पाती आर्थिक रूप से, उन तक सैनिटरी पैड पहुंचाना है और उन्होंने इतना सक्षम बनाना है कि वो अपना स्वास्थ्य जो है खुद सुरक्षित रख सकें। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ? नहीं, मैं घर अब भी नहीं जाता हूँ, कभी कभी गांव में जाता हूँ। मेरी पूरा जो परिवार है वो चंडीगढ़ में रहता है, तो मेरी माताजी गांव में कभी कभी जाते हैं तो मैं गांव में जाता हूँ, क्योंकि अब मुझे ऐसे माहौल की आदत हो गई है जिसमें काम ही काम करना होता है। तो हम घर में जाते हैं तो एक अलग माहौल मिलता है, फिर कहीं ना कहीं हम उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन मैं अपनी माताजी से मतलब हर रोज़ दूसरे तीसरे दिन मैं बात करता हूँ और समय समय पे मैं उनके पास जाता हूँ। ਜੀ ਸਰ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए, मेरा आप सभी, आपके दर्शकों से मेरा यही निवेदन है कि आपके पास कोई भी ऐसी किताब है जो आप पढ़ चुके हैं, आप उसे रद्दी का ज़रिया ना बनने दें, उसे आप शिक्षा का ज़रिया बनाएं। और आप जितना भी आप अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, भगवान उसमें आपको 10 गुना ज़्यादा ले, लेकिन जब आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो उसका एक छोटा सा हिस्सा आप कहीं देखें कि कौन ज़रूरतमंद है, उस तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि एक आपकी छोटी छोटी जो कोशिश है वो ज़रूरतमंद तक पहुँचेगी। तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कोई ज़रूरतमंद ना, ये तभी संभव होगा जब आप अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाएंगे। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। जी, आपका और आपके एकम टीवी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो ऐसी जो सामाजिक मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लेके जा रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਮਨਪੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।